स्टार्ट कर दें। हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता का अधिकार, और हमने आर्टिकल 21 तक बात किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल 22। एक आर्टिकल इसका बचा हुआ था। प्रोटेक्शन जी, ये सब फालतू है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट arrest and detention in certain cases। नहीं चलता है, पता नहीं जी। इंक भरना होगा। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, कुछ स्थितियों में हिंदी में बोलते हैं गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी एवं निरोध जी, निरोध के विरुद्ध संरक्षण। दो तीन बातें यहाँ पर समझ लीजिए। बोल रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध, मतलब हमको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, तो अरेस्ट हुए और फिर वहां डिटेंशन है, डिटेन करके रख लिए गए। इससे हम लोगों को संरक्षण मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 22 में। कुछ स्थितियों में अब आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध में रखे गए व्यक्तियों को संरक्षण की गारंटी है। जिसको गिरफ्तार करके रखा गया है और जिसको निरोध करके, उसको गारंटी दी गई है। अब निरोध दो तरह का होता है, जो जी हिंदी की अंग्रेजी समझिए ना चीज को। हम असल में हम मिस कर गए, हम देखते हैं पीडीएफ बना के डालना था, मिस कर गए। तबीयत मेरी कल खराब हो गई, एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, मतलब कैसे संरक्षण है? तो जो निरोध होता है, डिटेंशन दो तरह का होता है। डिटेंशन दो प्रकार का होता है। डिटेंशन दो प्रकार का होगा, जिसको बोलते हैं निरोध। वो भी नहीं रहा है। पहला है दंड विषयक निरोध, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन हटाए क्यों गया इसको, छोटा वाले बड़ा वाले को? ऊपर से ही
इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। दंड विषयक निरोध, और दूसरा है आपका निवारक निरोध। निवारक निरोध को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। निरोध का मतलब है आपको हम ले जा करके बंद करके एक कमरा में बंद करके छोड़ दिए, डिटेन करना। आपको गिरफ्तार किए और ले जाके कमरा में बंद करके रख दे रहे हैं। हमको गिरफ्तार किया पुलिस ने, जाके जेल में डाल दिया। ये क्या है? अरेस्ट हुए और फिर जेल में हमारा क्या हो रहा है? डिटेंशन। इस यही मतलब है निरोध का। थिंग्स आर क्लियर? क्लास के पहले आप लोग इंक इसमें भर लिया कीजिए, आप लोग खुद भर लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक आदमी, क्योंकि पढ़ना आपको है। असुविधा होगी तो आपकी होगी। तो अब ये जो डिटेंशन होता है दो तरह का है। एक है दंड विषयक निरोध, जिसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, PUNITIV, एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है जान लीजिए। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब हुआ कि वैसा निरोध जिसके अंतर्गत व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसकी सुनवाई होगी कोर्ट में। ऑफ कीजिए ना प्लीज। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं होंगी। आप लोग इधर भी तो आ सकते थे, दूर दूर बैठिएगा तो दिक्कत तो होगी। सुन लीजिए, तो डिटेंशन दो तरह का होता है, एक है प्यूनिटिव और दूसरा है प्रिवेंटिव। एक है दंड विषयक निरोध और दूसरा है आपका निवारक निरोध। अब देखिए आवाज जा रही होगी, नहीं जा रही है? दंड विषयक निरोध में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जाता है उसका न्यायालय में सुनवाई होता है, और न्यायालय में सुनवाई के पास अगर उसका दोष सिद्ध हो गया, मतलब ये प्रूव हो गया कि उसने अपराध किया है, तो उसको सजा मुकर्रर की जाती है, मतलब सजा उसकी निर्धारित की जाती है। इसको बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। जैसे हम कोई भी अपराध कर रहे हैं, इवन हम मर्डर कर रहे हैं, तो इसके तहत जो हमारा अरेस्टेशन और हमारा जो डिटेंशन हो रहा है वो कैसा है? प्यूनिटिव है। जो हमने दंड किया उसके लिए, जो हमने अपराध किया है उसके लिए दंड विषयक, दंड देने के लिए निरोध किया गया, दंड स्वरूप। कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर प्रूव हो जा रहा है कि हम मर्डर है तो हमारी सजा तय की जाएगी और हम डिटेन करके रखे जाएंगे। आप लोग को आवाज पहुंच रही है? आप लोग इतना बिखरते क्यों हैं? इतना छोटा सा ग्रुप है, 25-26 तो आप लोग हैं ही, पता नहीं कहाँ चले गए बाकी लोग। और इवन देन यू आर सो स्कैटर्ड इन द क्लास। यहाँ आ जाते, ठीक है, इधर आ जाते तो छोटा हो जाता, यहाँ आ जाते, यहाँ आ जाते, सब खाली है, मगर सब आप लोग ऐसे स्कैटर्ड है।
खैर आपकी मर्जी। वंस आई थॉट कि आज क्लास नहीं जाएंगे, फिर लगा कि नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। कुछ तो सीखिएगा ना। यही होता है, फ्री का चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार ने प्रोवाइड कर दिया फ्री कोचिंग, कोई वैल्यू नहीं है। रंजन सर रहते तो इसको 160 का स्कीम था उनका, ये घट के 25 पर आ गया। सो सॉरी, अफसोस लगता है। सरकार आपके लिए इतना सोचे है, आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं, जो वहाँ हम पढ़ाते हैं वही यहाँ पढ़ाते हैं। और जीवन में कम से कम ईमानदारी तो बरतते हैं क्या? लेकिन है कि मूल नहीं है। वहाँ बच्चे आकर के सुबह 6:30 बजे से ही बैठ करके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा दे रहे हैं। उनको लगता है कि पैसा दे रहे हैं, भाई हमको वसूल लेना है। तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एजुकेशन। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आपको जमीन से आसमान ले जा सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। ओनली थ्रू एजुकेशन, दूसरा कोई विकल्प हम लोगों के पास नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के हम लोग व्यक्ति हैं, निम्न वर्गीय, इनके पास विकास करने का एक ही साधन है, वो है एजुकेशन। और जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। हमारे जान पहचान में 2-3 IAS बनी लड़की, रांची की। ऐसे थोड़े बनी, अब बनी नहीं, टॉप की। तो बहुत मेहनत की जरूरत है, और तिनका जोड़ करके महल खड़ा होता है। कभी आप चिड़िया को देखिए नेस्ट बनाते हुए, घोंसला बनाते हुए। ऐसे तो हम लोग को लगता है कि कितना आसान है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। तो मेनी ए लिटिल मेक्स ए मिकल, बुन बुन करके घड़ा बढ़ता है। ज्ञान का क्षेत्र भी वैसा ही है, एक दिन में ही होगा, मगर सीखते सीखते हम लोग ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं। ऑप्टिमम लेवल जहां से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा साधन है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है, आपकी तरक्की का साधन बन सकता है। खूब पढ़िए, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो। यंग आदमी के लिए क्या गर्मी, क्या जाड़ा है, क्या बरसात। हम लोग बूढ़ा आदमी के लिए है प्रॉब्लम। राइट? तो दो तरह का, पहली बार आप सुन रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि प्यूनिटिव डिटेंशन पे, लेकिन अगला बार सुनिएगा तो आप समझिएगा। तो जो भी चीज पहली बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसको समझने में कष्ट होता है। हमने इकोनॉमिक्स इसलिए स्टार्ट नहीं किया है कि थोड़ा पॉलिटी पढ़ा के तब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, आप भाग जाइएगा फिर। तो जो चीज कड़ा होता है उसको समझने, उसको इंसान क्या है, इंसान हर चीज को आसानी से सोचता है कि हो जाए। थोड़ा सा उसको अगर दिमाग पर बल देना हुआ तो छोड़ो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मलेरिया का दवा क्लोरोक्विन जो होता है, जिसको कुनैन बोलते हैं गांव देहात में, खाना तो पड़ता है ना, नहीं खाएंगे तो मलेरिया ठीक होगा क्या? तो सिमिलरली अगर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है पढ़ाई कठिन है, तो इंसान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, 3 बार नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? एक समय तो उसको आना ही होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। पहली बार सुन रहे हैं तो लग रहा है कि क्या सुन रहे हैं, तनाव नहीं लेना है, हम समझा के जाएंगे।
तो पहला है दंड विषयक निरोध। वैसा निरोध जिसमें दंड की व्यवस्था हो। मतलब क्या है, हमने कोई अपराध किया, पुलिस आई पकड़ करके ले गई, जेल में डाल दी, डिटेंशन हो गया, अरेस्ट भी हो गया, डिटेन भी हो गए। अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, सुनवाई। अंत में जज साहब ने कहा कि नहीं, ये कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्ध हो गया। बताए थे ना दोष सिद्धि का मतलब, कन्विक्टेड। और सजा भी निर्धारित हो गई कि इतना सजा इसको मिलेगा। तो ये कैसा डिटेंशन है? प्यूनिटिव। जो हमने अपराध किया उसके लिए दंड के रूप, दंड स्वरूप। दूसरा है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन सरकार को, पुलिस को आशंका है कि हम भविष्य में अपराध कर सकते हैं। एप्रीहेंशन है। हमारा जो एक्टिविटीज है उससे लग रहा है कि ये आदमी जो है ये भविष्य में इन फ्यूचर कोई ये क्राइम ऑफेंस कर सकता है। मतलब एक्टिविटीज लग रहा है कि टेररिस्ट टाइप का चीज काम कर रहा है, ये नक्सल है, टेररिस्ट है, इस तरह का लग रहा है। आशंका है, सस्पिशन है, एप्रीहेंशन है, गतिविधि से लग रहा है कि ये करेगा, कर सकता है इन फ्यूचर। हमने कोई अभी तक अपराध किया नहीं है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि ये कर सकता है। आएगा, अरेस्ट कर लेगा और ले जाके जेल में डाल देगा। ये डिटेंशन, और ऐसे डिटेंशन में कोर्ट में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे सीधे जेल। ऐसे होता है ना, गिरफ्तार करके पहले जुडिशल न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष, अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं बेल दिया तो जेल 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सीधे उठाएगा, चालान कर देगा। घर में क्यों रख, नहीं घर में कैसे रखिएगा, घर में रखना तो इलीगल हो जाएगा। होम अरेस्ट, होम अरेस्ट जो बोलते हैं, हाँ वो कर सकते हैं। होम अरेस्ट होता है, हाँ होम अरेस्ट होता है जी, हाँ नजर में, हाँ। अब डाल दिया गया जेल। तो ये जो डिटेंशन है इसमें हमने कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन आशंका है, देयर इज सस्पिशन, देयर इज एप्रीहेंशन दैट आई मे कमिट क्राइम इन फ्यूचर, आई मे कमिट ऑफेंस इन फ्यूचर। मैं भविष्य में अपराध कर सकता हूँ। और इसमें न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगी, एक निश्चित समय तक न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगी। अब न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी तो आप अपना पक्ष भी नहीं रख पाइएगा। पक्ष रखिएगा तब ना जज साहब के सामने, तब ना। इसमें पक्ष भी नहीं रख सकते। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अतीत में किए गए अपराध के लिए इसमें कोई सजा नहीं है, भविष्य में अपराध की आशंका है, इसलिए इसमें उसको डिटेन करके रखा जाता है और भविष्य में अपराध करने से रोकता है। तो एक तरह का ये प्रिकॉशनरी मेजर है। प्रिकॉशनरी मतलब एहतियातन उपाय, एहतियात बरतना बोलते हैं ना, प्रिकॉशन लेने के लिए नहीं बोलते हैं कि भाई गर्मी का दिन है तो पानी पी के निकलो, अमझोरा पी के निकलो, लू लग जाएगा। तो एहतियातन है ना। अब लू लगने के बाद अगर ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में भर्ती करके, तो वो क्या है, वो हाँ वो क्योर है एक तरह का। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक है कि रोग ना हो, आप बीमार ना पड़िए, एहतियातन उपाय। बीमार पड़ने के बाद उपचार हो रहा है तो उपचार हो गया। तो सिमिलरली ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है और व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकता है, इसलिए उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। अब आर्टिकल 22 का 2 पार्ट हो जाता है, इसका 2 भाग है।
दो भाग है इसका आर्टिकल 22 का। पहला है साधारण, लिखता ही नहीं है, वो भी नहीं चल रहा है ना। साधारण कानून से संबंधित वाद, मतलब वैसा केस जो ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड है। और दूसरा है निवारक निरोध कानून से संबंधित वाद। केसेज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और पहला है केसेज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी लॉ। अब मान लिया कि साधारण कानून के अंतर्गत, ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की किसी धारा, आईपीसी के सेक्शन के तहत किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके डिटेन किया गया है। ठीक है, चलिए भारतीय दंड संहिता बोलिए, कोई कुछ बदल नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन पिनल कोड क्या बोलता है कि अब हिंदी केवल यूज करेंगे? मतलब क्या बोलती है सरकार कि अब हिंदी में केवल यूज करेंगे? क्यों? तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? सेक्शन भी चेंज किए है, तब प्रोविजन चेंज किए है। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, के अंतर्गत अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो साधारण कानून से संबंधित मामला हो गया वो। वैसा केस जिसमें जो साधारण कानून से रिलेटेड है उसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है। क्लियर? अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण मिलेगा? पहला संरक्षण है कि 24 आवर्स के अंतर्गत उसको लोकल 24 घंटे के अंदर उसको न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, जैसे अभी अगर पुलिस आ रही है हमको अरेस्ट कर रही है तो 24 घंटा के अंदर उसको क्या करना है, हमको प्रस्तुत करना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने। यह पहला संरक्षण है। दूसरा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य है। अगर पुलिस आ रही है हमको गिरफ्तार करने तो गिरफ्तारी का कॉज बताना उसके लिए अनिवार्य है। वो हमको बताएगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग अरेस्टेड।
नहीं, जुडिशियल ये कोर्ट में, हाँ आपको तो पहले तो लोअर कोर्ट में ले जाया जाता है ना, जैसा आपका अपराध है उसके अनुसार। भाई अगर हल्का फुल्का गाली गलौज है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वो भी नीचे वाले के। थोड़ा उससे गंभीर है तो सीजीएम के पास जाएगा, 7 साल तक का जो सजा होता है जिसमें, वैसा मामला। फिर उससे ऊपर का है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। सीधे मामला थोड़े हाई कोर्ट में जाता है। इवन मर्डर केस में भी फांसी की सजा पहले डिस्ट्रिक्ट जज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल होता है, सुनवाई होती है। क्लियर? कोई भी अपील पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसके बाद हाई कोर्ट में। हाँ अपील की, यहाँ अपील की बात नहीं हो रही है। आप जो ऑफेंस कर रहे हैं उस पर आपको कहाँ ले जाएगा? पहले छोटा मोटा मामला है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। नहीं, काहे के लिए? सुनवाई आपका कहाँ होता है? यहाँ कोर्ट में, जुडिशियल कोर्ट में होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का नीचे वाला कोर्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। अब अगर हल्का फुल्का चोरी का मामला है तो थोड़े वो आप हाई कोर्ट ले जाइएगा। अरे केस कहाँ चलेगा? पुलिस उसको केस कहाँ चलेगा? पुलिस उसको कहाँ भेजेगी? एफआईआर की कॉपी कहाँ भेजेगी? जज के पास, नीचे वाले जज के पास। थोड़ा गंभीर मामला है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और अगर वैसा मामला है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है, हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। जब गिरफ्तारी होती है हमारी, एफआईआर होता है तो कोर्ट में भेजती है ना पुलिस, और कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। तो कोर्ट तो जैसा आप, जो आप अपराध कर रहे हैं उसका जो नेचर है, उसका जो गंभीरता है, उसके आधार पर आपको कोर्ट में भेजा जाता है। नीचे के कोर्ट में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा कि सीजीएम के यहाँ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। वो जो सेक्शन लगता है उसके अनुसार, जो धारा लगाया जाता है आप पर, उसकी एफआईआर की कॉपी कोर्ट में भेज देती है पुलिस, और फिर वहां सुनवाई होती है। वो आपका जो सेक्शन लग रहा है उसके आधार पर डिसाइड होता है कौन कौन सा चार्ज आप पर लगा है, धारा लगा है। हाँ बढ़े आगे। तो पहला है कि कारण जानने का आपको अधिकार है। पुलिस अगर यहाँ अरेस्ट करने आ रही है अभी हमको, तो भाई सबसे पहले पूछेंगे ना कि किस आधार पर, ऑन व्हाट ग्राउंड, कारण बताइए। और पुलिस को कारण बताना अनिवार्य है। कॉज ऑफ अरेस्टेशन जानने का अधिकार है ना हमको, भाई कैसे उठा के ले जाइएगा। सेकेंड थिंग, 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना है। वो डिसाइड करेगा कि इसको जेल भेजा जाए कि बेल दिया जाए। और तीसरा है अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के जो लॉ प्रोफेशनल है, विधि व्यवसायी, मतलब वकील, उसको रखने का हमको अधिकार है। हमको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो हम अपने पसंद का वकील रखेंगे जो हमारी तरफ से मेरा बचाव करेगा। अब वकील कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे, मेरा वकील कौन होगा। सब में इंक डाल दीजिएगा। तो ये 3 प्रोटेक्शन है ऑर्डिनरी जो लॉ है उससे रिलेटेड केसेज में क्या क्या संरक्षण व्यक्ति को मिला हुआ है वो हमने बता दिया। आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे जो पार्ट 2 है, आर्टिकल 22 का पार्ट 2 जो है। ये पार्ट 2 जो है वो आपको रिलेटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से, निवारक निरोध कानून से संबंधित है। ये साधारण कानून से संबंधित नहीं है। ये कैसे कानून से संबंधित है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। कानून 2 तरह का हो गया, ऑर्डिनरी लॉ
जो भारतीय दंड संहिता में जो भी है, और दूसरा है आपका निवारक निरोध कानून। जैसे आप सुने होंगे टाडा, टाडा के अंतर्गत आपको पता है कि पूरा संजय दत्त का करियर खत्म हो गया। संजू देखे है ना, बायोपिक बना था, एक मूवी बना था संजू। वो संजय दत्त के असली जीवन की असली कहानी पर आधारित थी। आपने पोटा का नाम सुना होगा, टाडा का नाम सुना होगा, कुछ नहीं तो रासुका तो जरूर सुनते हैं। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA, ये सब क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। तो जो दूसरा भाग है वो है निवारक निरोध कानून से संबंधित। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या होता है? ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, इसको कौन बनाती है? संसद भी बनाती है, राज्य की विधायिका भी बना सकती है। और इसमें प्रावधान होता है कि व्यक्ति को बगैर अदालती सुनवाई के, बगैर कोर्ट के ट्रायल के, बगैर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए हुए एक लंबे समय तक, मतलब 3 महीने तक उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। जैसे हम लोग को गिरफ्तार किया जाएगा ऑर्डिनरी लॉ के तहत, तो क्या होगा? 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है। यहां कुछ नहीं, यहां 3 महीना तक नहीं। आज जब आपको जज के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं? मतलब आप अपना पक्ष रख ही नहीं सकते हैं। 3 महीना के बाद भी परामर्शदात्री निकाय होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है। अगर वो एडवाइजरी बॉडी फर्दर रिकमेंड कर रही है कि इसको और भी अधिक समय तक निरोध करके रखा जाए तो रखा जा सकता है, अवधि बढ़ाई जा सकती है। बाद में बात करेंगे। जी, NIA मतलब वो तो सब पुलिस ही है। आप NIA भी क्या है? वो भी तो पुलिस ही है। NIA क्या है? वो तो सिर्फ रखा गया है आपके इसके लिए, नक्सल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब है कि 3 महीना तक इसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है बगैर अदालती सुनवाई के। फर्दर उसका अवधि को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन वैसे व्यक्ति को भी जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसको भी संरक्षण है, उसको भी कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। पहला प्रोटेक्शन है कि निरोध की अवधि 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट कि एडवाइजरी बोर्ड जो है वो निरोध के विस्तार के पर्याप्त कारणों के बारे में रिपोर्ट दे दे। अगर रिपोर्ट नहीं कर रही है तो नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट कर रही है कि नहीं और इसको एक्सटेंड किया जाए, एडवाइजरी बोर्ड। और एडवाइजरी बोर्ड में जानते हैं हाई कोर्ट के जजेस शामिल होते हैं। मतलब वो खतरनाक व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, जेल से बाहर जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको डिटेन करके रखा जाएगा। क्योंकि कोर्ट में जैसे सुनवाई हो सकता है कोर्ट उसको छोड़ दे, तो वो संभावना ही खत्म कर दिया जाता है। मतलब व्यक्ति को बगैर कोर्ट की सुनवाई के 3 माह तक गिरफ्तार कर रखा जा सकता है। 3 माह से अधिक की अवधि के निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है। एडवाइजरी बोर्ड अगर वो रिकमेंड कर दिया तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जानी चाहिए। मतलब मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉज ऑफ अरेस्टेशन, लेकिन नहीं भी दिया जा सकता है। ये बोला जा सकता है कि नहीं, अगर सूचना देंगे तो इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, इस आधार पर कारण नहीं बताया जाएगा।
गिरफ्तारी का कारण। जनहित के विरुद्ध, पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध विचारणीय तथ्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जनहित के विरुद्ध विचारणीय तथ्यों को बताने के मतलब अगर वो जनहित उससे अफेक्टेड हो रहा है, राष्ट्रहित अफेक्टेड हो रहा है तो नहीं बताया जाएगा। और तीसरा जो है वो है आपका कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रतिवेदन का अधिकार है, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है सरकार को कि हम निर्दोष हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। क्लियर है? वकील देगा उसके तरफ से, वकील तो रहता ही है, कोई जरूरी नहीं है अपना वकील होगा। अगर अपना नहीं रख पाता है तो सरकार देती है सहायता के लिए, अगर अपना नहीं रख पा रहा है तो सरकार देगी। बढ़े आगे, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन जान रहे हैं, वो तो लोग जो सर्विस में रहते हैं उनको जानना है, वकील को जानना है, हम लोग को कोई मतलब भी नहीं है। हमको उतना ही जानना है जो संविधान पूछ रहा है, आगे उसका प्रोसीजर मेथड क्या होगा क्या जरूरत है जानने का। मतलब एज सच नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1978 में, और इसके तहत बोला गया कि निवारक निरोध जो होता है कानून के तहत जो गिरफ्तारी होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसमें 3 महीना तक, 3 महीना से जो बोला गया कि 3 महीना तक बगैर अदालती सुनवाई के गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, उस अवधि को घटा के 44th अमेंडमेंट से एक्ट से 2 महीना कर दिया गया। 44वां संशोधन कानून से निरोध की अवधि को सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के बगैर निरोध की अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह किया गया, लेकिन यह प्रावधान प्रभाव में नहीं आया। किया जरूर गया लेकिन इसको गजट नहीं किया गया होगा, और अभी भी निवारक निरोध की अवधि बगैर सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के कितना समय तक हम लोग गिरफ्तार करके रख सकते हैं? 3 महीना तक, वही अवधि प्रभावी है। निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है? बगैर कोर्ट की सुनवाई के व्यक्ति का निरोध। बार बार हम बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकना है इसका उद्देश्य, और ऐसी स्थिति में निरोध इस आशंका पर होता है कि व्यक्ति कुछ गलत करने जा रहा है। डाउट, सस्पिशन और एप्रीहेंशन। शक के आधार पर गिरफ्तारी का पर्याप्त कारण होता है, प्रमाण होता है। कोई अपराध किया नहीं है वो कि आप उसको अपराध के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, शक है, सस्पिशन है, यही ना है। एक है कि हमने अपराध किया है तो प्रमाण के आधार पर हमारी गिरफ्तारी होगी, एविडेंस के आधार पर। वहां एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो किस आधार पर गिरफ्तारी हो रही है? शक के आधार पर, सस्पिशन के आधार पर। अर्थात यदि व्यक्ति को निरोध कर नहीं रखा जाता है तो वह गलत कार्य करेगा, यही उसके पीछे रीजन होता है कि अगर उसको डिटेन नहीं किया तो वो हो सकता है कि कुछ गलत कर दे। अब संविधान में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधायिका, दोनों को निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग होगा। अगर देश की रक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, विदेशी मामला से संबंधित कोई निवारक निरोध कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और राज्य के विषयों पर जो राज्य का विषय है, जैसे राज्य की सुरक्षा, जैसे विधि व्यवस्था, जैसे समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्तियां, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है ना, एस्मा,
तो ये सब जो से रिलेटेड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनेगा वो संसद भी बना सकती है और राज्य भी। लेकिन भारत की रक्षा, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, रक्षा, विदेशी मामला, इस पर जो बनेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, वो एक्सक्लूसिव पावर है किसका? संसद का। राज्य नहीं बना सकती है। एक्सक्लूसिव पावर मतलब विशेष अधिकार। क्लियर है? आप लोग को क्लियर है जी? आगे आ जाना चाहिए ना। अब है कि अब तक जो पार्लियामेंट ने बहुत सारे डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाए, निवारक निरोध कानून, वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो कानून बना था डिटेंशन एक्ट, वो था 1950, उसका नाम ही था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये संसद से बना, उसका नाम ही दिया गया है निवारक निरोध कानून। ये 1950 में बना, लेकिन 1969 में इसको रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1969 में। उसके बाद इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उसमें एक कानून लाया उन्होंने, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में लाया गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इसी एक्ट के तहत इमरजेंसी में लालू यादव जेल में थे और उनकी पुत्री पैदा हुई और नाम उनका रखा मीसा भारती, जो अभी एमपी हैं। क्या नाम उनका रखा गया? मीसा भारती, क्योंकि इसी एक्ट के तहत वो उनका डिटेंशन था, जेल में रखा गया था। 1971 में लाया गया और इमरजेंसी के दौरान भी ये मीसा था लागू। दिक्कत मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थापन कानून बोलेंगे। अब अंग्रेजी में ही जानिए ना, क्योंकि उसका तो फिर जो एक्रोनिम है वो हिंदी में तो होगा नहीं, MIS से ही लिखिएगा। और फिर जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, इंदिरा गांधी हार गई थी इमरजेंसी के बाद इलेक्शन, तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस कानून को रिपील कर दिया, समाप्त कर दिया 1978 में। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये भी एक आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, हिंदी में रासुका, अंग्रेजी में NSA। ये 1980 में लाया गया है, अभी भी जारी है ये एक्ट। तो जी हाँ,
उसके बाद है आपका टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव टेररिस्ट हम लिख दे रहे हैं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव, डिसरप्ट करना मतलब विध्वंस करना, एक्टिविटीज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब रोकना, ऐसे एक्टिविटी को रोकना है। एक्ट टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज ब्रैकेट में प्रिवेंशन एक्ट। इसी को बोलते हैं टाडा, टाडा कानून, टाडा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टाडा एक्ट नहीं लगेगा, एक्ट का ये तो आ ही गया इसमें, टाडा। टाडा ये जो टाडा एक्ट था ये 1985 में आया और 1995 में फिर इसको रिपील किया गया, समाप्त किया गया। ये हाँ, ये पीरियड था राजीव गांधी जी का। उन्नीस सौ 95 में समाप्त हुआ, ये रिपील हुआ, अंग्रेजी बोलते हैं रिपील्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाडा के बाद जो अगला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था वो था पोटा। पोटा इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, शॉर्ट में सो लेंगे पोटा। ये वाजपेयी जी की सरकार में लाया गया था, मतलब एनडीए की सरकार थी, 2002 में आया ये एक्ट आया था 2002 में। और ये एक्ट समाप्त हो गया जब यूपीए की सरकार आई मनमोहन सिंह की, तो बोला गया कि इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। और दुरुपयोग हुआ था कैसे, तो बोला गया कि नक्सल बता करके निर्दोष लोगों को इसमें बहुत प्रताड़ित किया गया। नक्सली होने के आधार पर गिरफ्तार करके, माओवादी होने के आधार पर गिरफ्तार करके बहुत इसमें अत्याचार हुआ, एट्रोसिटीज हुआ। इसलिए जब यूपीए की सरकार आई, मनमोहन सिंह वाज द पीएम इन 2004, इसको क्या किया गया, रिपील कर दिया गया। अब बोला गया झारखंड में भी इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। कोटा के तहत निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके उनको प्रताड़ित किया गया। और एक और जो आपका है, एक और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, सुनते होंगे ये न्यूज में। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट।
प्रिवेंशन एक्ट, इसको बोलते हैं यूएपीए ना, यूएपीए। ये 1967 में आया है, 1967, और इसमें 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किया गया है। इसमें अमेंडमेंट किया गया 2004, 2008, 2012, 2019। इसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्लियर है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। और यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, भारत की तरह किसी भी अन्य देश ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को संविधान का अंग नहीं बनाया है, लेकिन भारत ने इसको संविधान का अंग बनाया है। हमारे संविधान में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का प्रावधान है, और अमेरिका में ही अज्ञात है, मतलब अननोन है। अननोन का मतलब है अमेरिका में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं होते हैं, और हमारे देश में तो संविधान का ये इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। आर्टिकल 22 में बताया ही तो, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध संविधान का अंग है, और इसी के आधार पर संसद कानून बनाती है, क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में है। जी, मिसयूज तो होता ही है, तो क्या कीजिएगा, कभी भी होगा। अब मिसयूज तो मैशनरी जो लागू कर रहा है उसको देखना है ना, क्या साधारण कानून से संबंधित बात का मिसयूज नहीं होता है? निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है गलत आरोप लगा करके। तो यूज मिसयूज तो आप पर डिपेंड करता है। और ये बात तो कहा था ना अंबेडकर साहब ने कि अगर किसी देश का संविधान अच्छा होगा, ये किसी देश के लोग, अगर लोग अच्छे हैं तो संविधान कैसा भी हो वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, और अगर अच्छे नहीं है किसी देश के लोग तो संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो संविधान तो कानून है देश का, अब उसको लागू करना है जिस मैशनरी को, वही अगर भ्रष्ट है, वही अगर करप्ट है, वही अगर इनएफिशिएंट है, अक्षम है ना, तो डिपेंड करता है कि एफिशिएंसी कैसी है सिस्टम की। अब जो अगला फंडामेंटल राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक होगा। मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर।
मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार को दूर से लिखा हुआ है, वहां पर आएगा कि यहाँ पर, किस पर आएगा? द पर आएगा ना। देख लीजिएगा ना कहाँ आएगा, इस पर आना चाहिए, दुर्व्यापार। इंग्लिश में हम लिखते रहे, prohibition of traffic in human beings and forced labor। इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका मानव का दुर्व्यापार, दो पार्ट है इसका, और दूसरा है बलात्श्रम। इसको ब्रेक करके अगर पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मानव का दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार पर रोक। पहला पार्ट बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार पर रोक होगा। मानव के दुर्व्यापार पर रोक। मानव के दुर्व्यापार पर रोक, इसमें तीन चीजें होंगी। पहला चीज है, पहला बात जो कहा गया है मानव के दुर्व्यापार पर रोक का मतलब है पुरुष, स्त्री और बच्चों का। सर 1 घंटे से हो गया, 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिएगा। कंटिन्यूटी में नहीं हो सकता है जी, स्टूडेंट ही बोल रहे थे कि अच्छा ब्रेक चाहिए, 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक छोड़ दें, ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेके आ जाइए, देर मत कीजिएगा। ऑफ कहाँ से होता है ये?